नमस्ते भारत। बीपीएससी टीचर 3.0 और 4.0 के एग्ज़ाम को देखते हुए हमने जीके जीएस के इंडियन पॉलिटी को क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ना शुरू किया है। यह जो बुक हम कंप्लीट कर रहे हैं वह विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन तो करता ही है, साथ ही साथ एनसीईआरटी और जो एससीईआरटी की जो किताबें हैं उस किताब के चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसके क्वेश्चन को भी यह कवर करता है। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में जो है काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि अब जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड होता जा रहा है, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होते जा रहा है। तो हम प्रत्येक क्वेश्चन के डिटेल एक्सप्लेनेशन को भी साथ साथ पढ़ते चल रहे हैं, जिससे कि हमारा जो है टॉपिक भी कंप्लीट होता चले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 120 तक जो है कवर कर लिया है। आज हम 121 नंबर क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करेंगे। 121 नंबर क्वेश्चन किससे पूछ रहा है कि कोई मामला अपशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है। तो अपशिष्ट शक्ति से यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी मामला अपशिष्ट शक्ति है या नहीं है, यह तय कौन करेगा। तो यह तय करने का अधिकार किसके पास है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। आंसर पहले हम देख लेते हैं, फिर डिटेल्स पढ़ेंगे। तो यह तय कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह तय किया जाएगा कि यह मामला अपशिष्ट शक्ति का है या नहीं है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अपशिष्ट शक्ति क्या है। तो अपशिष्ट शक्ति जो है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद या फिर आप आर्टिकल कहें 248 के तहत जो है अपशिष्ट शक्ति का प्रावधान किया गया है। और अपशिष्ट शक्ति में उन विषयों को डाला गया है जो ना ही तो संघ सूची के विषय हों, ना राज्य सूची के विषय हों, ना ही समवर्ती सूची के विषय हैं। तो ऐसे विषय जो इन तीनों सूचियों में उल्लेखित नहीं हो उनको जो है हम अपशिष्ट सूची में रख सकते हैं। लेकिन ये अपशिष्ट सूची है या नहीं है, यह अंतिम रूप से तय कौन करेगा, तो ये सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। हालांकि जो ये अपशिष्ट सूची पे कानून बनाने का अधिकार होगा किसके पास, तो संसद के पास होगा। लेकिन अपशिष्ट सूची है या नहीं ये तय करेगी सर्वोच्च न्यायालय। तो जब हम अपशिष्ट सूची देख रहे हैं तो संविधान की हम 3 अनुसूचियां और देख लें जो जहां से क्वेश्चन रहता ही है और जिसका संबंध जो है अपशिष्ट सूची से भी है। तो संविधान की 3 अनुसूचियां और कौन कौन सी हैं, तो संघ सूची, राज्य सूची और क्या है, समवर्ती सूची। तो ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद अगर हम देखें तो अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल ये 246 है। आर्टिकल 246 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में जो है ये 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगर आप संघ सूची को देखें तो संघ सूची में किस प्रकार के विषय आएंगे, जैसे कि कोई रक्षा का क्षेत्र हो गया, बैंकिंग का क्षेत्र हो गया, विदेशी मामला हो गया, तो ये जो संघ सूची के विषय के तहत आएंगे। वहीं हम राज्य सूची में देखें तो राज्य सूची में पुलिस प्रशासन हो गया, स्थानीय प्रशासन हो गया, या फिर जो भू राजस्व का मामला है, कृषि का मामला है, तो ये राज्य सूची के विषय होते हैं। इन पे राज्य कानून बना सकती है। जो संघ सूची के विषय होंगे उस पे संघ कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची के विषय वैसे विषय होते हैं जिस पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकती है। लेकिन अगर दोनों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो प्रभावी रूप किसका होगा, तो संघ द्वारा बनाया गया कानून जो है अधिक प्रभावी होगा। तो समवर्ती सूची के कुछ आप एग्जाम्पल याद रखें, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, ये आसान होगा याद रखना। न्यूज़पेपर हो गया, दवा हो गया, मेडिसिन हो गया, या फिर आप शिक्षा हो गया, ये सब जो है किसके विषय हैं, समवर्ती सूची के विषय है। एक परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, ये भी हमेशा एग्जाम में पूछता है कि ये किस विषय में आते हैं, तो समवर्ती सूची में, समवर्ती विषय सूची के विषय हैं ये। तो ये तीनों जो सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये आर्टिकल 246 में वर्णन है। वहीं संविधान की अनुसूची 7वीं अनुसूची में वर्णन है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां जो हैं। तो उस 12 अनुसूची में से जो 7वीं अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
तीनों सूचियों के अतिरिक्त भी एक सूची है जिसे हम अपशिष्ट सूची या अपशिष्ट शक्ति कहते हैं। तो ये अपशिष्ट शक्ति का वर्णन जो है इस आर्टिकल 246 में नहीं है, बल्कि कहाँ है, आर्टिकल 248 में है, जो कि हमने पहले पढ़ा। तो आर्टिकल 248 में अपशिष्ट शक्ति का वर्णन है। तो इन तीनों सूचियों के अतिरिक्त इन तीनों सूचियों में कुछ विषय का उल्लेख कर दिया गया है कि ये विषय होंगे। तो जो विषय नहीं दिया गया है तो वैसे विषय अपशिष्ट शक्ति में जो अपशिष्ट रह गए, जो बच गए, उनको अपशिष्ट शक्ति में या अपशिष्ट सूची में हम रख देंगे। और ये आप कुछ एग्जाम्पल के लिए अपशिष्ट सूची को आप याद रख सकते हैं, जैसे कि कुछ उभरता हुआ जो क्षेत्र है, आप साइबर क्राइम हो गया, साइबर क्राइम कुछ नया कॉन्सेप्ट है तो साइबर क्राइम, आईटी का जो सेक्टर हो गया, आईटी का जो सेक्टर हो गया, रोबोटिक्स हो गया। तो कुछ जो टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ है या फिर कुछ ऐसे विषय जो उभर रहे हैं, उभरते हुए जो विषय हैं जिनका वर्णन ना ही संघ सूची में है, ना ही राज्य सूची में है, ना ही समवर्ती सूची में है, तो वैसे विषय को हम किस में रखेंगे, अपशिष्ट सूची में, अपशिष्ट शक्ति में रखेंगे। और ये तय कौन करेगा अपशिष्ट शक्ति है कि नहीं, सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन इस पर कानून कौन बनाएगी, अगर पूछेगा अपशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो कानून बनाने का अधिकार जो है किसके पास है, संसद के पास है, संसद के पास है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं। तो हमने लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति को बार बार डिटेल से पढ़ा है, फिर हम यहाँ पढ़ लेते हैं ताकि चीज़ें हमें याद होते चलें। तो लोक लेखा समिति में लोकसभा से पूछ रहा है, तो लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि 15 लोकसभा से होते हैं, 15 कहाँ से होते हैं, लोकसभा से, और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। अगर यही क्वेश्चन पूछता है राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं तो कितना हो जाता है, 7। टोटल 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। यहाँ लोकसभा से पूछा था इसलिए आंसर 15 हो जाएगा। लोक लेखा समिति, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है। तो लोक लेखा समिति जो है स्थायी समिति है। तो अस्थायी समिति के कुछ समितियों के नाम आप याद रखें, जिसमें लोक लेखा समिति होता है, एक प्राक्कलन समिति होता है, प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, और एक आप याद रखिएगा सार्वजनिक उपक्रम वाली समिति, जो पब्लिक सेक्टर पर कुछ जो काम करती है, तो सार्वजनिक उपक्रम वाली समिति। ये कुछ अस्थायी समिति का नाम है जो कि एक तरह से काम करती है। इनका गठन जो है प्रत्येक वर्ष किया जाता है और एक निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है। कंटिन्यूटी के आधार पर इन अस्थायी समिति का जो है गठन किया जाता है। संसदीय कामों को आसान बनाने के लिए कुछ अस्थायी समिति का गठन किया जाता है। इसी में से लोक लेखा समिति जो है एक प्रमुख समिति है। और इस लोक लेखा समिति को जो है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लोक लेखा समिति को जो है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। तो किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं, तो लोक लेखा समिति को। और जो लोक लेखा क्वेश्चन पर आते हैं, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, इस पर हमें ध्यान देना है। पहला ऑप्शन क्या है कि राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है। तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, ये कथन क्या है, सत्य है। क्वेश्चन पूछ रहा है सत्य नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। राज्य विधानमंडल का राज्यपाल कैसे हिस्सा होता है, तो जिस प्रकार सेंटर में संसद, सेंटर में क्या होता है, संसद होता है। तो संसद का 3 पार्ट जो होता है, एक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, एक लोकसभा और तीसरा जो है राज्यसभा, ये मिलकर जिस प्रकार संसद का निर्माण करती है, तो उसी प्रकार राज्य विधानमंडल, राज्य में जो राज्य विधानमंडल होता है, राज्य विधानमंडल होता है, तो इसका भी 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट कौन होता है, एक राज्यपाल, एक गवर्नर, दूसरा है आपका अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद होगा, और साथ ही साथ जो है विधानसभा। तो ये तीनों मिलकर के किसी भी राज्य में राज्य विधान मंडल का जो है निर्माण करती है। तो राज्य विधान मंडल का हिस्सा तो राज्यपाल है, तो इसलिए आंसर ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मौत की सज़ा, वे मौत की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। तो ये मौत की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, ये बात क्या है, सत्य नहीं है। और पूछ यही रहा था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। तो मौत की सज़ा को माफ़ जो है राज्यपाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि मौत की सज़ा को माफ़ कौन कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। किनके द्वारा मौत की सज़ा को माफ़ किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। वो भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद, भारतीय
संविधान का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है 72 के तहत राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो मृत्यु दंड को माफ़ कर सकते हैं। हालांकि राज्यपाल के पास भी संविधान के अनुच्छेद 161 संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत ये शक्ति प्राप्त है कि वो भी क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड वो क्षमादान नहीं कर सकते हैं, बल्कि मृत्यु दंड के अतिरिक्त कुछ अन्य क्षमादान की शक्तियाँ राज्यपाल के पास होती है, जिसमें कि परिहार हो गया या फिर विराम करना हो गया या फिर आपका प्रविलंबन हो गया या लघुकरण हो गया। तो ये 4 प्रकार की क्षमादान की शक्तियाँ राज्यपाल के पास भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत जो है इनके पास अवेलेबल है। लेकिन मृत्यु दंड को माफ़ करना या फिर मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदलना, जो कि क्षमा या पार्डन की शक्ति के तहत आता है, वो सिर्फ किसके पास है अवेलेबल? राष्ट्रपति के पास अवेलेबल है। तो क्षमादान की शक्ति में यही का एक अंतर है कि है तो दोनों के पास क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के पास भी है, राज्यपाल के पास भी है। सिर्फ मृत्यु दंड का अंतर होता है कि मृत्यु दंड को क्षमा राज्यपाल नहीं कर सकते हैं, ये कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। और यहाँ पूछ रहा था क्या कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य ये कथन नहीं है कि ये मौत की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं राज्यपाल, बल्कि कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो इसलिए आंसर हमारा बी हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है कि वे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये बात सत्य है कि वे जो हैं गवर्नर के द्वारा डायरेक्ट हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जाती है, बल्कि जब हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल से सिफारिश ली जाती है, परामर्श लिया जाता है। डायरेक्ट हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा नहीं की जाती है। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति हाईकोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति भी जो है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, उनसे परामर्श लेते हैं और साथ ही साथ जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल, जिस राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, तो उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद ही जो है उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। वहीं जो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है? उस राज्य के हाईकोर्ट में तो एक तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। तो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति जो है एक तो भारत के मुख्य न्यायाधीश साथ ही साथ संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेते ही हैं और उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेते हैं, तब जाकर के हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति में किसका हाथ होता है? राष्ट्रपति का हाथ होता है, ना कि राज्यपाल का। तो ये कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि यहाँ पर नहीं कर सकते हैं दिया हुआ है, तो हाँ या नहीं पे ध्यान देना है। नहीं कर सकते हैं, ये बात क्या है? सत्य है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि उनके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं हैं। राज्यपाल के पास क्या है? आपातकालीन शक्तियाँ नहीं हैं। तो ये बात भी क्या है? सत्य है कि राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्ति नहीं होती है, बल्कि आपातकालीन शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। और राष्ट्रपति के पास भी कैसे होती है? तो भारतीय संविधान का 3 अनुच्छेद है, 3 अनुच्छेद के पास जो है राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ होती है। ये 3 अनुच्छेद कौन सा है? एक तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, फिर है 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ये भी आपातकाल का ही एक टाइप है। एक है 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल लगाने की शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन तो ये शक्ति किसके पास है? आपातकाल लगाने की शक्ति, आपातकाल लगाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ना कि राज्यपाल के पास है। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि दिया हुआ है उनके पास आपातकालीन शक्ति नहीं है। तो सच है, सत्य है, ये उनके पास शक्ति नहीं है, बल्कि किनके पास है शक्ति आपातकाल लगाने की? तो राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति कहाँ वर्णित है? तो ये अध्यादेश पूछ रहा है। तो अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? वो भी राष्ट्रपति का। तो ये आर्टिकल 123 में है। आर्टिकल 123 में अध्यादेश पारित करने की शक्ति है। अध्यादेश के तहत क्या किया जाता है कि जब संसद का कोई भी सत्र, संसद के 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा और क्या है? राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद का या तो लोकसभा या राज्यसभा कोई एक सभा भी सत्र में नहीं चल रहा हो, या दोनों सदन सत्र में नहीं चल रहा हो,
और बहुत ही आवश्यक हो उस विषय पर कानून पारित करना, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि उस विषय पर वो जो है कानून के रूप में एक अध्यादेश ला सकते हैं। तो ये सब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद नंबर जो है 123 में ये वर्णित है, अध्यादेश पारित करने की शक्ति। और ये जो अध्यादेश लाया जाता है या वापस लिया जाता है अध्यादेश को, तो राष्ट्रपति इस अध्यादेश को कभी भी जो है वापस ले सकते हैं या फिर जो है जारी भी किया जा सकता है इस अध्यादेश को। तो ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिमंडल है उसकी सलाह पर ही ये जारी किया जाता है या वापस लिया जाता है। और अध्यादेश का प्रभाव मैक्सिमम 6 माह, और यदि संसद की मंजूरी ना मिले तो 6 सप्ताह तक ये जो है प्रभावी रहता है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है अध्यादेश की जो शक्ति है, उस अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति को न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया गया है। वहीं अध्यादेश जारी करने की शक्ति आप आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल में भी निहित है। राज्यपाल भी जो है राज्य में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो ये आर्टिकल 213 में है। वहीं केंद्र में जो है राष्ट्रपति के पास ये शक्ति अनुच्छेद 123 में है। तो ये दोनों को आप जो है कंटेम्प्रेरी में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को हमने कल के भी वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब किया गया है? 1976 में किया गया है। इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में बहुत कुछ संशोधन किया गया है। इसी कारण जो है इस संशोधन को हम लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उसी एक संशोधन में से एक प्रमुख संशोधन था कि जो कुछ राज्य सूची के विषय थे, तो राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। राज्य सूची के 5 विषयों को, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी अनुसूचियां हैं? 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसी में से जो राज्य सूची के 5 विषय थे उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो ये 5 विषय कौन कौन थे जो भी राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया? तो एक तो शिक्षा है, दूसरा वन है, शिक्षा, वन, साथ ही साथ वन्य जीवों की संरक्षण करना, वन्य जीवों का संरक्षण करना तीसरा है, चौथा है आपका न्याय प्रशासन, और पांचवा है नाप तौल। तो ये 5 जो है राज्य सूची के विषय थे जिनको कि समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया? शिक्षा और वन। तो शिक्षा और वन वाला जो पेयर ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये तो राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला ही गया, तो ये सही है। दूसरा है वन और जंगली जानवरों का संरक्षण, तो ये भी डाला गया है, ये भी पेयर है इसमें शामिल। तीसरा है शिक्षा और पक्षियों का संरक्षण, तो ये भी पेयर सही दिया हुआ है जो कि राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। चौथा क्या है? वन और स्थानीय सरकार। तो इसमें वन तो है, लेकिन दूसरा जो पेयर है स्थानीय सरकार, तो स्थानीय सरकार जैसा विषय नहीं डाला गया राज्य सूची से समवर्ती सूची में इस संविधान संशोधन से। तो पूछ रहा था कौन सा गलत उल्लेखित है, गलत ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन आप याद रखेंगे किसको किसको डाला गया है। तो शिक्षा है, वन है, वन्य जीवों का संरक्षण है, नापतौल है और न्याय प्रशासन है। न्याय प्रशासन का आशय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में कुछ जो है उपबंध किया गया है, तो वही न्याय प्रशासन से रिलेट करके भी एक विषय इसमें रखा गया था जो कि राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का क्या आशय है? भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का क्या आशय है? तो हम आंसर देख लेते हैं पहले। शून्यकाल क्या होता है? तो प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगले मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। तो प्रश्नकाल और शून्यकाल 2 संसदीय प्रणाली में जो है अपनाया जाता है, जिसमें जो प्रश्नकाल होता है वो प्रश्नकाल संसद का जो होता है पहला घंटा होता है। संसद जैसे सामान्यतः 11 बजे से काम करना प्रारंभ की, तो 11 से 12 तक का जो समय होता है, तो जो 11 से 12 तक का जो सामान्यतः जो आवर होता है वो प्रश्नकाल का समय होता है। इस तरह से प्रश्नकाल संसद का पहला घंटा होता है और इस प्रश्नकाल के तहत जो है 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं: तारांकित क्वेश्चन, अतारांकित क्वेश्चन और अल्प सूचना वाले क्वेश्चन। वहीं जो शून्यकाल होता है, जो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है शून्यकाल के बारे में, जो कि शून्यकाल और प्रश्नकाल दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ प्रश्नकाल का भी जिक्र कर दी। तो प्रश्नकाल संसद का पहला आवर होता है। जब प्रश्नकाल खत्म होता है, 11 से 12 हुआ और 12 बजे खत्म हुआ, तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद जो है शून्यकाल प्रारंभ होता है।
और इस शून्यकाल में जो है संसद सदस्य जो होते हैं बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि अध्यक्ष की अनुमति के बिना ही कोई विषय उठा सकते हैं, तो उन्होंने कोई सूचना भी ना दिया हो कि हमें ये प्रश्न उठाना है, फिर भी वो प्रश्न उठा सकते हैं, तो ये शून्यकाल जो है में ऐसा होता है कि आप बिना सूचना दिए हुए भी उस समय जो है आप प्रश्न को उठा सकते हैं। और ये एक प्रकार से शून्यकाल जो है अनौपचारिक साधन है। इसका संसदीय प्रक्रिया जो होती है, संसदीय प्रक्रिया के जो नियम होते हैं उन प्रक्रिया के नियमों में इस शून्यकाल का जिक्र नहीं है, जबकि प्रश्नकाल का जिक्र है संसदीय प्रक्रिया के नियम में। शून्यकाल का संसदीय प्रक्रिया के नियम में जिक्र नहीं है, इसीलिए इसे अनौपचारिक साधन माना जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संसदीय प्रक्रिया में भारत का नवाचार या भारत की देन किसे माना जाता है, तो इसे शून्यकाल को ही माना जाता है कि भारत का ये इनोवेशन है शून्यकाल। और ये कब से जारी है, तो 1962 से जो है जारी है ये शून्यकाल। तो आप इतने चीज़ों को याद रखेंगे, प्रश्नकाल और शून्यकाल को आप रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि संसद का पहला आवर प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल के तुरंत बाद जो है शुरू होता है शून्यकाल। और शून्यकाल में होता क्या है कि बिना पूर्व सूचना के भी जो है कोई प्रश्न उठाया जा सकता है। तो यही यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ ना कि प्रश्नकाल और कार्यसूची के अगले मद के बीच का समय जब संसद सदस्य जो है अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई प्रश्न या कोई विषय उठाते हैं। तो ये पूरा इसका डेफिनेशन एक तरह से अच्छे से दे दिया है, तो ये आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संसद की गणपूर्ति निश्चित है। तो संसद की गणपूर्ति निश्चित है, गणपूर्ति को हमने बार बार पढ़ा है कि गणपूर्ति या कोरम होता क्या है, तो जो सदन, कोई भी सदन संसद का या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उस सदन का जितना स्ट्रेंथ है उसका 1/10वां भाग गणपूर्ति होता है। अगर 1/10वां भाग वहाँ पर सदस्य उपस्थित हैं तब जो है सदन को कंटिन्यू किया जा सकता है, सदन को चलाया जा सकता है। तो गणपूर्ति मान लिया जाए कि लोकसभा है, तो लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है 552। तो 552 का आप 1/10वां भाग करें तो कितना आएगा 55, यानी 55 सदस्य यदि लोकसभा में उपस्थित हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं उस सदन को चलाने के लिए जो है एक तरह से कह सकते हैं। तो इसी को हम गणपूर्ति कहते हैं कि इतने लोग जो हैं पूरे होने चाहिए तभी जो है सदन को चलाया जाएगा। वहीं राज्यसभा में हम देखें तो राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है 250। तो 250 का आप 1/10 करें तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 सदस्य अगर उपस्थित है राज्यसभा में तो राज्यसभा के सभापति जो है ये कह सकते हैं कि हाँ राज्यसभा को जो है कंटिन्यू किया जा सकता है, राज्यसभा को चलाया जा सकता है। तो यही गणपूर्ति होता है। तो गणपूर्ति का यहाँ क्या आशय है कि सदन के सदस्यता का 10वां भाग। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, गणपूर्ति निश्चित है, यानी गणपूर्ति का आशय क्या है कि सदन की जितनी सदस्यता है उसका 10वां भाग 1/10 भाग जो है अवेलेबल है, उसी को हम गणपूर्ति कहते हैं। और गणपूर्ति हो जाए तब जा करके उस सदन को चलाया जाता है और ये अधिकार किसके पास होता है, उस सदन के अध्यक्ष या सभापति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। तो मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होंगे, कितने मंत्री होंगे, इसको सीमित करने का काम जो है 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि जो परिषद में कितने मंत्री होंगे, तो इसमें मैक्सिमम लिमिट लगाया गया है कि जितना उस सदन का स्ट्रेंथ है, उस सदन के स्ट्रेंथ का जो है 15% से जो है अधिक मंत्री नहीं होंगे उस मंत्रिपरिषद में। और मिनिमम कितने होने चाहिए, यानी कि 12 से कम नहीं होने चाहिए मंत्री, और उस सदन का जितना स्ट्रेंथ है उससे 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 21 संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया है, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये प्रावधान किया गया है। और मंत्रिपरिषद का वर्णन कहाँ है संविधान में, तो मंत्रिपरिषद का वर्णन जो है आर्टिकल जो है कितना में है 74 में मंत्रिपरिषद का वर्णन है। आर्टिकल 74 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में जो है मंत्रिपरिषद का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। तो किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, ये संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 169 में ये प्रावधान किया गया है कि उस राज्य में विधान परिषद का सृजन करना है या विधान परिषद की समाप्ति करना है, ये शक्ति किसके पास है, ये शक्ति संसद के पास है। लेकिन संसद ऐसा जो है तभी कर सकती है
जब संबंधित राज्य के दोनों सदन के द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाए कि हाँ इस राज्य में विधान परिषद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो विशेष बहुमत से उस राज्य का जो विधानमंडल है वो प्रस्ताव पारित कर दे। उस पारित प्रस्ताव को संसद में भेजा जाता है और संसद जो है सामान्य बहुमत से उसे पारित कर दे, तब उस राज्य में जो है संबंधित राज्य में विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन किया जा सकता है। ये आर्टिकल कहाँ है? अनुच्छेद 169 में है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये कैसे किया जाता है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि राज्य विधानसभा, जो संबंधित राज्य की विधानसभा है, उस विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा करेगी तो राज्य विधानसभा ही संकल्प पारित विशेष बहुमत से, लेकिन संसद जो है सामान्य बहुमत से इसको जो है सहमति देगी, तभी उस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति किया जा सकता है। विधान परिषद क्या होता है? तो जिस प्रकार संसद में लोकसभा, जिस प्रकार संघ में लोकसभा और राज्यसभा है, जिसमें राज्यसभा जो है उच्च सदन है, उसी प्रकार किसी राज्य में जो है विधानसभा और विधान परिषद होता है, और विधान परिषद क्या होता है? उच्च सदन होता है। तो विधान परिषद आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर उस राज्य में विधान परिषद को स्थापित करना है या हटाना है तो ये राज्य के पास अधिकार है, लेकिन फाइनली अधिकार जो है संसद के पास है। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 से यह शक्ति संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो किसी राज्य से राज्यसभा में कितने लोग जाएंगे, ये जो है प्रोविज़न भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो अनुसूची नंबर 4 अनुसूची में है। 4 अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात भारतीय संविधान की 4 अनुसूची में की गई है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो उस 12 अनुसूची में से जो 4 नंबर का अनुसूची है, 4 अनुसूची है, उसमें ये बताया गया है कि राज्यसभा में राज्यों का क्या प्रतिनिधित्व होगा। राज्यसभा में राज्यों का क्या प्रतिनिधित्व होगा, ये जो है कहाँ बताया गया है? 4 अनुसूची में बताया गया है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था। तो इस तरह से अभी हमने जो है 130 नंबर क्वेश्चन तक जो है कंप्लीट कर लिया है। आगे के क्वेश्चन को हम जो है इसी तरह डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते रहेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी हमारा विकसित होता चले। तो फिर हम मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।